हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टेस्ट है 34वें नंबर के टेस्ट में हम जीव विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन दोस्तों के लिए वीडियो की आवश्यकता है उन सभी दोस्तों के लिए पहुंच जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, आज हम कौन कौन से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे उसके थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैविक कृषि के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के विषय में पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएंगे पादपों का वर्गीकरण को समझाना है, और इसके बाद आ जाता है कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन की व्याख्या के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो कब अपलोड होता है। इसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए, देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे कि जैविक कृषि के बारे में आप लोगों ने सभी लोग अच्छे से समझा होगा, जानते भी होंगे। तो चलिए, उन्हीं का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 मार्कर में इसे कैसे लिखना है। तो यदि आप लोगों के पास 3 मार्कर में मेंस के पेपर में आता है तो आप लोगों को कैसे लिखना है उसके विषय में थोड़ी सी हम रिव्यू कर लेते हैं कि जैविक कृषि पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग हो जैविक कृषि कहलाती है। कहने का अर्थ है कि जब आप लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो कृषि में बहुत सारी हानिकारक एवं खरपतवार देखने को आप लोगों को मिलती होगा, जिससे आप लोगों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इससे वहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग जैविक कृषि को कीजिए। तो इसे हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेंगे कि पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद्य के स्थान पर प्राकृतिक खाद्य का उपयोग हो जैविक कृषि कहलाती है। पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद्य के स्थान पर प्राकृतिक खाद्य का उपयोग हो जैविक कृषि कहलाती है। उदाहरण क्या है कि कृमि खाद को आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप जैविक कृषि के अंतर्गत गोबर को ले लेते हैं। गोबर को आप लोग यदि खेत में डालते हैं तो वहाँ पर जो केंचुए होते हैं वो अपने शरीर को अपने वाहन के माध्यम से ज़मीन पर जाते हैं और वहाँ पर अंदर बाहर करते हैं, जिससे मिट्टियाँ जो है कि वहाँ के ढीलापन हो जाती है, भुरभुरापन हो जाती है। इससे वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार वहाँ पर प्राकृतिक खेती के रूप में जो भी अन्न बोया जाता है वहाँ अच्छी तरह से मतलब अपने उर्वरता को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। तो यही रहा जैविक कृषि आप लोगों ने समझ गया होगा। मैं आप लोगों के समक्ष बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जिससे कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, रिवीजन कर सकें, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करें तो उन्हें आप लोगों को ध्यान में रहे अच्छे तरह से। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं लाइसोसोम को जब आप 3 मार्कर में लिखेंगे तो कैसे समझाना है। पहले उसकी रचना के विषय में समझाएंगे, फिर निर्माण है, फिर उसके नाम बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इनका रचना है कि सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली एवं थैली नुमा होती हैं। लाइसोसोम कैसी होती हैं
लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली थैली होती हैं। इसका निर्माण जो किया गाल्जी कायम में अन्य नाम है। इसका नाम क्या है? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मनुष्य को किसी हानिकारक या फिर कह सकते हैं कि दुर्घटना में जो कि ऐसी जगह पर चोट लगती है, वहाँ पर जो है लाइसोसोम मतलब जीवन का आधार बन जाता है कि यदि वहाँ पर ये नहीं अपना वर्क करती है तभी आत्महत्या के स्थान पर चली जाती है। इस कारण से हम आत्मघाती थैली के अंतर्गत मतलब मान सकते हैं। तो लाइसोसोम बताया गया है कि सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली थैली जैसी होती। निर्माण क्या है कि गाल्जी कायम में कार्य करती है। नाम है इसका आत्मघाती थैली। तो आप लोगों के प्री में यदि पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को आंसर टिक करना है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि प्रोकैरियोटिक के बारे में आप लोगों को बताना है। 3 मार्कर में परिभाषा के रूप में बताना है। तो कैसे बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक जो है यह नील हरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक यह नील हरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सांस प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यह नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं। सांस प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लेते हैं। उदाहरण क्या है कि साइनोबैक्टीरिया, यह नील हरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सांस प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लेते हैं। उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया। तो इस प्रकार रहा ये 3 मार्कर के प्रश्न। 3 मार्कर के 3 प्रश्न होते हैं इस टेस्ट में, और 5 मार्कर के 1 होते हैं और 11 मार्कर के 1 होते हैं। कुल 5 प्रश्न होते हैं एक टेस्ट पर। तो चलिए 3 मार्कर के प्रश्न तो आप लोगों ने लगा लिया। अब चलते हैं 5 मार्कर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर है कि पादपों का वर्गीकरण को समझाइए। पादप जगत 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पादप जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्टेप में हम देखते हैं कि पुष्प अबोधविद के माध्यम से इसके 3 टाइप बताए गए हैं। पहला बताया गया कि थैलोफाइटा है, दूसरा बताया गया है कि ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन सभी का उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि थैलोफाइटा के उदाहरण है शैवाल आ जाते हैं, कवक हैं, जीवाणु। ये थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। शैवाल हैं, कवक हैं और जीवाणु हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत देखेंगे तो एंथियोसेरोस और फुनेरिया हैं। एंथोसेरेस और फुनेरिया हैं। टेरिडोफाइटा में क्या है? सिलेगेनिला टेरिस, सिलेगेनिला टेरिस रहता है। इस प्रकार अपुष्पोद्भिद के ये 3 टाइप के हैं। अब इन तीनों टाइपों के उदाहरण को हम समझे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। पुष्पोद्भिद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि जो ये नग्न बीजी होती है, इसके अंतर्गत उदाहरण क्या है कि मेलिंजोफाइन है। और दूसरा आ जाता है आवृत बीजी। आवृत बीजी जो कि यह उसका उदाहरण है
एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। आवृत्त बीजी के अंतर्गत एक बीजपत्री आते हैं और दो बीजपत्री दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है और आज का 11 मार्कर के प्रश्न है कि कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन की व्याख्या को समझाइए। अर्धसूत्रीय विभाजन जो है, अर्धसूत्रीय विभाजन का नाम फार्मर तथा मोरे ने दिया है, परंतु इसकी खोज वेइसमैन ने की थी। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। ऐसे कोशिका विभाजन में जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्र विभाजन का नाम फार्मर तथा मोरे ने दिया था, परंतु इसकी खोज वेइसमैन ने की थी। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। ऐसे कोशिका विभाजन में जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु बनते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे हम न्यूनकारीय विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्र विभाजन 2 चरण में पूर्ण होती है। तो इनकी परिभाषा को आप लोगों ने समझा होगा। चलिए एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, जिससे आप लोगों को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसका कोई भी परेशानी ना आप लोगों को सहन करना पड़े। आप लोग निश्चिंत रहें। एमपी ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कंटेंट कराया जाता है, उससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जिससे आप लोगों को कंटेंट भी प्राप्त होगा और याद करने की दिक्कत भी नहीं होगा। आप लोग जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आप लोगों के लिए रिवाइज करता रहूँगा। तो चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि अर्धसूत्र विभाजन का नाम फार्मर तथा मोरे ने दिया था, परंतु इसकी खोज वेइसमैन ने की थी। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। ऐसे कोशिका विभाजन में जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु बनते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इन्हें न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसे अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण यह है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पॉइंट है। तो चलिए हम अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः 4 अवस्थाओं में होती है। इनका पहला अवस्था है कि प्रोपेज। प्रोपेज क्या होती है? यह सबसे लंबी अवस्था है। इसमें 5 चरण में पूर्ण होती है। प्रोपेज यह सबसे लंबी अवस्था है। यह 5 चरणों में पूर्ण होती है। इसका कौन कौन से हैं? यह लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है और डिप्लोटीन डेकनाइसिस है। लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकिटीन, लिप्टोटीन और डेकनाइसिस, ये 5 प्रकार के हो जाते हैं, प्रोपेज के अंतर्गत आ जाते हैं। और मेटाफेज के अंतर्गत, मेटाफेज इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिड सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। मेटाफेज इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिड सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगला स्टेप आ जाता है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्रोमेटिड विकर्षण के फलस्वरूप कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। एनाफेज इस अवस्था में क्रोमेटिड विकर्षण के फलस्वरूप कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। अगला हमारा आ जाता है टेलोफेज। टेलोफेज यह अवस्था, इसमें क्रोमेटिड एल या यू आकार के होते हैं, यू आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। टेलोफेज यह अवस्था
इसमें क्रोमेटेड एल या भी आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन 4 अवस्था में होती है। इसका हम सेकंड स्टेप को हम देखते हैं कि ये कितनी अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यह 4 अवस्थाओं में हो जाती हैं। पहला है कि प्रोपेज सेकंड को हम इसमें क्रोमेटिन जाल संग्रहित कर लेते हैं एवं गुणसूत्र मोटे एवं घने हो जाते हैं। दूसरा है कि मेटाफेज में इस अवस्था में केंद्रिका एवं केंद्रक गायब हो जाते हैं। मेटाफेज के अंतर्गत इस अवस्था में केंद्रिका एवं केंद्रक गायब हो जाते हैं और एनाफेज सेकंड के अंतर्गत इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित होकर एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग होकर 2 गुणसूत्र बना लेते हैं एवं ध्रुव पर चले जाते हैं। एनाफेज इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित होकर एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग होकर 2 गुणसूत्र बना लेते हैं एवं ध्रुव पर चले जाते हैं। अगला है कि टेलोफेज जो कि गुणसूत्र के चारों ओर बन जाती है। टेलोफेज गुणसूत्र के चारों ओर बन जाती है। अंत में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद एक द्विगुणित यानी कोशिका में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल को, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा फ्रेंड्स। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को ये लगातार यह टेस्टों की श्रृंखला मिलती रहेगी और आगे हम देखते हैं कि जब भी प्री 2025 के प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम एमपीपीएससी प्री 2025 की क्लासों का हम स्टार्ट कर देंगे। तो इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोगों के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग लगातार इस वीडियो को जो भी अपलोड करें आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।